हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस का एक और पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेट मैंने लिख दिया है 20 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट था, तीसरा वाला शिफ्ट, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट है एक्चुअली में। तो इससे पहले मैंने और भी एमटीएस के कई सारे शिफ्ट सॉल्व कर रखे हैं। 20 अक्टूबर से पहले का एक या दो ही शिफ्ट कोई बाकी रहा होगा, नहीं तो लगभग सारे शिफ्ट मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आप आगे एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीजीएल या सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जरूर से आपको ये सारी वीडियो देखनी चाहिए जिसमें मैंने एमटीएस का सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, एमटीएस में मैथ के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने सॉल्व किया है और रीजनिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन उस पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं रहा आप लोगों का, इसीलिए मैंने रीजनिंग का सोल्यूशन लाना बंद कर दिया और केवल मैथ्स की आ रही है। ठीक है, और हर एक वीडियो बाइलिंगुअल होती है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलते हैं और मैं अपने तरफ से अपने लेवल से बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप जरूर से हमारे हर एक वीडियो को चेकआउट कीजिए, देखिए। और कुछ लोग सीएचएसएल के लिए मैसेज कर रहे हैं कि सीएचएसएल का सोल्यूशन करा दो, तो सीएचएसएल का मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, चैप्टर वाइज सोल्यूशन। और सीजीएल का भी आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कीजिए। और कुछ लोग नए कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि नया कोर्स कब लॉन्च होगा आपका। तो जो न्यू कोर्स है वो अब आपको मैं एक दो दिन के बाद कंफर्म बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि एमटीएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है। आपको पता होगा कि ऑनलाइन फॉर्म अब डाला जाएगा एमटीएस का, लगभग 20 मार्च के आसपास शायद फॉर्म आने वाला है, एडवर्टाइजमेंट इसकी, और उसके बाद से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। तो उसके कुछ दिन पहले से जैसे कंफर्म हो जाए एक बार, तो उसी टाइम से हम नया बैच लॉन्च करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैथ के लिए स्पेशल हम बैच लॉन्च करेंगे, और जो रेलवे के लिए हमने रेलवे एनटीपीसी के लिए बैच लॉन्च किया था उसको वापस से एक बार रीओपन, मतलब एडमिशन के लिए रीओपन हम सोच रहे हैं कि कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि एनटीपीसी का डेट आ चुका है कि एनटीपीसी का जो एग्जाम होना है वो मई में होना है, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो अगर आप में से कोई एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है और चाहता है कि वो प्रैक्टिस बैच हमारा ज्वाइन करे एनटीपीसी के लिए, तो जरूर से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं एनके मैथ संजू कुमार, वहां पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, और भी कोई क्वेरी हो आप जरूर से कमेंट करके हमें बता दीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास इंग्लिश में है, इसका मतलब ये नहीं कि आगे हिंदी में क्वेश्चन नहीं आएगा। एक्चुअली ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में ही हमने एज इट इज ले लिया, इसका हिंदी नहीं मिल रहा था, तो अब ट्रांसलेट करके टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको एज इट इज उठा लिया। ठीक है, आप देखेंगे आगे के क्वेश्चन ये हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हम पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मैं हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, यानी कि एक आपके पास ठोस वृत्ताकार क्या है, कोन है, कोन को हम बोलते हैं शंकु। ठीक है, यानी कि एक आपके पास ठोस शंकु है जिसको काटा जाता है दो भागों में, एक पैरेलल प्लेन द्वारा, यानी कि एक इसके आधार के समांतर तल है, समतल है, उससे काट दिया जाता है। और कहां से काटा जाता है, देखो 1/3 से काटा जाता है वर्टिकली। ठीक है, यानी कि वर्टिकली जो हाइट है वो 1/3 करके काटा जाता है बिलो इट्स वर्टेक्स, यानी कि इसके शीर्ष से। मैं आपको अच्छे से हिंदी में बाद में समझाता हूं, पहले एक बार कंप्लीट करने दो। ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू दैट ऑफ द होल कोन। देखो सवाल ये है दोस्त अपने पास कि एक हमारे पास शंकु है और शंकु का ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से 1/3 लेंथ लेकर के और एक कट लगाया जाता है, यानी कि यहां से इसको दो भागों में काट दिया जाता है। ठीक है, किस तरह से काटा गया है, देखो काटने, इसमें ये कह रहा है कि अगर ये जो पूरी लेंथ है, ध्यान से बात समझना, ये पूरी लेंथ ऊपर से नीचे तक अगर 3 है तो यहां से यहां तक केवल 1/3 हुआ। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, देखिए कि ये पूरा लेंथ अगर 3 है, इसकी ऊंचाई, शंकु की पूरी ऊंचाई 3 है, तो एक ऊपर लेकर के काट दिया गया है 1/3 पर। इसका मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा ये 2 बचेगा, कुल मिलाकर बात इतना है। ठीक है, इस तरह से काटा गया है। तो आपसे कह रहा है कि ये जो छोटा वाला शंकु है, इसका इस पूरे शंकु के जो आयतन से अनुपात होगा, दोनों के शंकु के आयतन का अनुपात, वो क्या होगा। यहाँ पर एक छोटा शंकु बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, तो इस छोटे शंकु का और बड़े शंकु के आयतन का अनुपात क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। कुछ लोग फॉर्मूले से भी जा सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा के भी आयतन का निकाल सकते हैं कि चलो भाई इस पूरे की ऊंचाई 3 ले लो, इसकी ऊंचाई 1 ले लो, और दोनों की त्रिज्या r मान लो, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो, और फिर आप वॉल्यूम निकाल के और रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं, जब भी आपको रेशियो निकालना हो वॉल्यूम की, तो आप डायरेक्ट रेडियस या फिर कोई एक तो कांस्टेंट होगा। अगर रेडियस कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट हाइट का यूज कर सकते हो, और हाइट कांस्टेंट है तो रेडियस का यूज कर सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा
क्यूब के बराबर होता है। जो लेंथ आपको दे रखा होता है, ठीक है, चाहे जिस भी चीज की लेंथ दे रखी हो, वो हाइट हो या फिर आपके पास रेडियस हो, आप उसका क्यूब करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि देखो जो बड़ा है शंकु, उसका अगर मैं वॉल्यूम लिखूं V1 और छोटे शंकु की वॉल्यूम को मैं V2 मानूं, तो आप बोलें कि देखो इनके जो हाइट का रेशियो है, देखो बड़ा शंकु और रेशियो स्मॉलर शंकु जो है उसके लिए मैं हाइट h लिख देता हूं। तो पूरे शंकु का जो हाइट है वो 3 है और छोटे वाले शंकु के लिए जो हमने काट कर निकाला है उसकी हाइट 1 है। अगर ये हाइट का रेशियो है तो वॉल्यूम का रेशियो इनका क्यूब होगा, यानी कि ये 27 होगा और एक का क्यूब 1 होगा, तो 1 और 27 आएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है, 1 और 27 यानी कि 1/27। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सिंप्लीफिकेशन का है। आप देखेंगे कि एक एक सेट में दो दो सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन आ चुके हैं। एमटीएस का जो हर एक से कोई कोई ऐसा आप देखेंगे शिफ्ट है जिसमें दो दो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन पर जरूर प्रैक्टिस कर लेना अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हो इस बार या फिर सीजीएल का, तो ठीक है। चलो अब देख लो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऐसे में इनको हम एक अलग टर्म मान करके पहले सॉल्व कर लेते हैं कि इनका क्या रोल आएगा, ठीक है। इनमें भी पहले मैं इसको एक अलग टर्म मान के सॉल्व कर देता हूँ कि ये क्या बनेगा। तो आप बोलोगे कि देखो ये 4/5 है दोस्तों। इसकी बात करें तो ये 5 चौके नीचे 20 आएगा और ये 3, 20 में से 3 जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 17/20 या 60, इतना बनेगा, ठीक है। नीचे 20 है तो 20 और 3 का एलसीएम 60 हो जाएगा और 20 में से 3 जाएगा 17। और ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई लिख देते हैं और ये चेंज हो जाएगा, 6 दूना 12 और 5 17/6 है तो ये 6/17 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा तो ये 17 से 17 कट जाएगा और ये 6 से 6 कट जाएगा और इस 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा, यानी कि ये ओवरऑल 2/25 आ गया, ठीक है। अब हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये शुरू में था अपने पास 13/70, एक मिनट, 13 बाई कितना था 70 और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा और माइनस ये कितना होगा ये भी देख लो, 28 और 9 8 17 यानी कि 37, 37/28 होगा। अब अगर आप काट लें तो ये 5 से कटेगा 5 बार में और ये 14 से कटेगा, ठीक है। तो ऊपर 13 पचे 65, 65 में से 37 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, 28 बचेगा और नीचे भी 28 आएगा तो ये कैंसिल आउट होकर 1 देगा आपको। ये आंसर है, ठीक है। अगला सवाल भी अपने पास सिंप्लीफिकेशन का ही है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक आ गया है, ठीक है। इसका मतलब है सिंप्लीफाइड, ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, सरलीकृत यानी कि सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब कैसे सिंपल बनाए, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता होगा कि ये बार का जो साइन है, ये जो आपको लाइन जैसा दिख रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है। ये बार ब्रैकेट है बेसिकली। तो अगर आपको ने बोर्ड मास पढ़ा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। जो अभी मैंने रेड से लाइन खींचा है वहां पर बार ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले हमें 8 - 1 करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस है तो आप समझ पाओगे कि कहां से तोड़कर हम इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो मैं इनको एक बार सॉल्व करता हूं इस वाले पार्ट को, तो आप बोलोगे कि ये 11 ऑफ 11 है यानी कि ये 121 बन रहा है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बीच में डिवाइड है तो ये 1 बन गया बेसिकली, ठीक है। और ये माइनस माइनस अपने पास प्लस बन गया 4 और ये देखो 8 में से 1 गया तो 7 और 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस का 4 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ऊपर 109 था, ये 109 अगर हम ले लें तो ये कितना बनेगा, 4 4 8 और 1 9, यानी कि ऊपर 100 बन रहा है पहली बात, ठीक है। अब नीचे वाली वैल्यू आप चेक करो, यहाँ पर क्या बनेगा, तो आप बोलो कि ये 125 है और ये तो प्लस बन जाएगा। और यहाँ पर भी बार ब्रैकेट है तो पहले इसको माइनस कर लो, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 4 में से देखो, अब इस वाले 4 में से इस वाले 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 0 बन रही है। और अगर ये 0 हो रहा है तो इसके साथ जितने मिले जुले हैं सारे 0 बन जाएंगे। देखो यहां से लेकर के जिसके साथ भी ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में है वो सब 0 बन जाएंगे। ये पूरा टर्म अब 0 बन जाएगा तो नीचे बस 125 बचेगा। तो ऊपर 100 था और नीचे 125, यानी कि ये 4/5 आएगा 25 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन ऑफ 11 10 12 13 15 x एंड 17 इज 15 द वैल्यू ऑफ x। देखो इनका माध्य दे रखा है, माध्य का मतलब एवरेज भी होता है। तो एवरेज में ऐसे क्वेश्चन में बेहतर होगा कि आप डेविएशन यूज कर लें। आप चाहें तो सम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, सम जो कि होता है एवरेज और इनटू का नंबर। आप ये भी कर सकते हैं कि सबका सम ले लें और एवरेज इनटू नंबर करके और x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। या फिर आप देखें कि यहां पर हम यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। यूनिट डिजिट क्यों, क्योंकि देखो इसमें हर एक का लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो मैं तो डेविएशन से करने जा रहा था लेकिन ऑप्शन पे मेरी नजर आ गई कि यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो एक बार यूनिट डिजिट में लगा के आपको दिखा देता हूं। देखो अगर आप सम का फॉर्मूला लगाते हो तो यही होता है कि इन सबको आप ऐड करोगे और इनका वैल्यू किसके बराबर होगा, 15 इंटू 7 के। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 15 इंटू 7 के।
तो आप बोलोगे कि देखो LHS का जो होगा आपका यूनिट डिजिट वो कितना बनेगा, ऐड करना है तो 1 और 2 3 और 3 6 और 5 11 यानी कि 1 और 7 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है और प्लस का x, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 × 5 = 35 यानी कि 5 होगा। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 8 यानी कि ये -3 आ रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 में से माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, यानी कि ये अपना आंसर होगा। या फिर आप इसको कोई भी 5 वाला वैल्यू जैसे 15 मान लो या 25 मान लो, 35 मान लो, फिर इसमें से 8 माइनस कर दो और फिर यूनिट डिजिट देख कर लो, जैसे 15 में से 8 गया तो 7, यूनिट डिजिट डायरेक्ट पता चल जाएगा। 25 में से भी 8 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17, यहाँ भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर दिया हमने। अब बाकी आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, डेविएशन भी ईजी था बेसिकली। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास ये है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि जॉन सोल्ड अ वॉच टू सू at a gain of 20% and Sue sold it to Rina at a profit of 10%. If Rina paid rate this for it, how much did John pay for the watch? देखो कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टा कॉन्सेप्ट आपको यूज कर लेना है। उल्टा कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। जब शुरू वाली वैल्यू नहीं पता हो, आपको शुरू वाली पूछी जाए और लास्ट वाली वैल्यू पता हो, तो वहां पर हम जो उल्टा कॉन्सेप्ट मैंने बस नाम दे दिया है इसको, वो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है बेसिकली। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये कितना है अपने पास 2178 है और हमें वैल्यू फर्स्ट वाले की चाहिए, तो हम इसको अपोजिट लिख लेते हैं। 100 बाई 20% प्रॉफिट था तो ये 120 हो जाएगा, फिर 10% प्रॉफिट था तो ये 100 बाई 110 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट है इसीलिए हम 100 में ऐड कर रहे हैं, अगर ये लॉस होता तो हम 100 में से इसको माइनस कर लेते हैं। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। अगर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो देखो इस 2 जीरो से पहले हम इस 2 जीरो को कैंसिल करते हैं, फिर 11 से इसको काटते हैं तो 11 एक बार में काटोगे आप तो आपके पास 10 बच जाएगा, फिर 7 बचेगा तो 11 से 9 बार में 99 कटेगा और 11 अठे 88, ये 8 है बेसिकली, ठीक है। फिर हम 6 से काट लेते हैं तो ये 3 6 जा, इसको 6 से काटोगे तो ये 6 3 18, 6 3 18, तो ये 3 से भी तो कट गया, ये कुछ अच्छा 6 से काट रहे थे तो ये 2 बचता बेसिकली, नीचे ये वैल्यू 2 आना चाहिए था, ठीक है। और 2 से इसको आप काटोगे 50 बार में तो लास्ट वैल्यू देखो ये 3 × 5 = 15 यानी कि लास्ट में 50 ही आएगा और 50 इसमें है, तो ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 12वीं कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 360 है, उसमें विज्ञान और मानविकी, ठीक है, यानी कि ह्यूमैनिटीज के जो छात्र हैं उनका रेशियो दे रखा है आपको 2:3 और ये कह रहा है कि व्हेन सम न्यू स्टूडेंट्स आर एडमिटेड, यानी कुछ नए स्टूडेंट शामिल हो जाते हैं, द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 18, तो जो साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका नंबर 18 बढ़ जाता है। द रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट टू द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स चेंजेस टू 3:5, यानी कि जो रेशियो पहले 2:3 था अब वो 3:5 हो गया। तो कह रहा है कि कितने नए छात्रों ने ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लिया। अच्छा देखिए अब शुरू में क्या दे रखा है कि टोटल 360 स्टूडेंट थे, उनमें जो रेशियो था साइंस का और ह्यूमैनिटीज का वो 2:3 था। तो आप देखो मैं ये पूछूं कि 360 में से कितने साइंस वाले थे और कितने ह्यूमैनिटीज के थे, तो आप क्या बोलोगे। आपको इस रेशियो में इसको ब्रेक करना होगा कि देखो 3 और 2 का रेशियो था यानी कि ओवरऑल 5 था, और अगर 5 की वैल्यू यहाँ पर 360 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी कि ये 72 टाइम्स हो रहा है। तो इनको भी 72 टाइम्स हम कर लेते हैं कि ये देखो ये 2 था ये 3 था, अगर इसको 72 टाइम्स करोगे तो ये 144 बनेगा, इसको 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 216 बनेगा, ठीक है, ये बन गया। यानी कि बेसिकली शुरू में साइंस में कितने स्टूडेंट थे 144, ठीक है, एडमिशन से पहले, और ह्यूमैनिटीज में कितने थे 216। अब ये कह रहा है कि कुछ छात्रों ने एडमिशन ले लिया उसके बाद ये रेशियो चेंज होकर कितना बन गया 3:5 बन गया, ठीक है, जिसमें साइंस के 3 हैं और 5 किसके हैं, तो आप बोलेंगे 5 हैं ह्यूमैनिटीज के। देखो अब ये कह रहा है कि अब ये रेशियो 3:5 बन गया है, लेकिन एक बात समझिएगा, ये कह रहा है कि साइंस में 18 की वृद्धि हो गई है, यानी कि साइंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 18 बढ़ गया है। अगर आप इसमें 18 ऐड कर देते हैं कि ये पहले से 144 थे, ये 18 बढ़ गए तो ये कितना बढ़ जाएगा दोस्तों 162 बन जाएगा, ठीक है, 162 बनेगा। और आप देख रहे हैं कि यहां पर जो साइंस वाले के लिए रेशियो में वैल्यू है वो 3 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो 162 है। तो आप बोलेंगे दोस्त कि 3 यूनिट की वैल्यू अगर 162 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, ये देख लो कितना टाइम हो रहा है, 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 54 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 54 टाइम्स कर दो, बस 54 टाइम्स करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 × 4 = 20 का 0 और 5 × 5 = 25 और 2 27, यानी कि 270, यानी कि फिलहाल के टाइम पर एडमिशन के बाद ह्यूमैनिटीज में 270 छात्र हैं और पहले 216 थे, तो कितने बढ़ गए हैं दोस्तों 54 बढ़ गए हैं। बेसिकली आपको माइनस कर देना है अब
कि पहले 216 थे अब 270 हो गए तो कितने बढ़े, तो आप बोलेंगे 54 बढ़े। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको डायरेक्ट करते यानी कि इतना मैं समझा करके नहीं करता तो ये निश्चित रूप से हम सेकेंडों में इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई ठोस लंबवृत्तीय बेलन है, उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का योगफल 46 सेंटीमीटर है और उसका टोटल सरफेस एरिया 6072 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। वॉल्यूम का मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हमें आर और एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो एक चीज यहाँ पर गिवन है दोस्तों कि 46 जो है वो किसकी वैल्यू है, ये है आर प्लस एच की वैल्यू 46। ठीक है, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 60 और 72। तो अगर हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आप बोलोगे कि 2 और पाई की वैल्यू 22/7, ये आर एज इट इज रहने देते हैं और ये जो आर प्लस एच है इसके जगह पर हम 46 यूज कर लें तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 6072। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लो आप, जो भी कैंसिल हो रहा है। तो आप बोलोगे कि देखो भाई पहले तो इसको हम 11 से काट लेते हैं। अगर 11 से कट जाए तो देखो ये 2 है और ये 7 से, तो देखो 11 से कट रहा है तो 11 से हम काट लेते हैं। ये 2 से 11 बार में इसको 11 से काटोगे, 11 पचे 55, 5 और 7, 11 पचे 55 और 11 दूना 22। ठीक है, अब ये 2 दूना 4 से इसको काट देते हैं। 4 से काटोगे अगर तो 13 चौके 52 और 8 चौके 32, इससे कट जाएगा। 46 से 3 टाइम्स अब कट रहा है, देखो 6 3 18, 4 3 12 13। तो आर की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई अपने पास, 21 आ गई। और अगर आर की वैल्यू 21 है तो हाइट कितनी होगी, 25, क्योंकि दोनों का सम कितना था, 46 था। तो अगर आर ही 21 है तो ये कितना होगा, 25 होगा। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप बोलोगे पाई की वैल्यू, देखो पाई की वैल्यू किसी किसी ऑप्शन में पाई ही रहने दिया है, तो हम एक बार पाई के साथ देख लेते हैं कि पाई को अगर ऐसे ही रहने दे तो आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 441 और इंटू एच 25, यानी कि यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, तो ये आंसर है और पाई भी साथ में रहेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यूनिट डिजिट में 5 यहाँ पर भी है, लेकिन आप यहाँ पर एक बात देख लो कि 25 चौके 100 यानी कि 10,000 के आसपास तो यही बन रहा है, फिर 25 चौके 100 उसके बाद 1000 ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से 1100 के आस 11,000 के आसपास चला जाएगा इसी को मल्टीप्लाई करके। या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं दोस्तों कि जो, अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लगभग इसके बराबर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये दिया गया है, ये कह रहा है कि अब मैन्युफैक्चरर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन, एक मिनट, आर्टिकल एट 1200, यानी कि 1200 रुपए उसने किसी आर्टिकल पर मार्क कर दिया और ट्रेडर को वो 10% के डिस्काउंट पर दिया, और ट्रेडर कह रहा है कि एक और डिस्काउंट 5% का उसको मिल सकता है, कब, जब वह पेमेंट नेट पेमेंट कैश से कर दे। ठीक है, यानी कि 1200 रुपए लिखा गया है। अगर उसको सेल करता है कोई ट्रेडर खरीदता है, सॉरी कोई ट्रेडर खरीदता है उसको, तो % का डिस्काउंट मिलना है उसको, लेकिन अगर वो कैश पेमेंट करके खरीदेगा तो 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा उसके बाद। ठीक है, देखो यहां पर किस पर 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ऑन हिज नेट पेमेंट फॉर पेइंग इन कैश, यानी कि कैश में वो जितना पे करना था, करने वाला था, उसका 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखो अगर 1200 रुपए लिखे गए हैं, बात समझिए 1200 रुपए लिखे गए हैं, तो कह रहा है कि पहले केस में तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 1200 का 10% 120 हो गया, 120 अगर माइनस कर दें तो ये 1080 बच जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये कैश से पे करें तो इस पे और 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कैश में अगर इतना पे करने आप जा रहे हैं तो 5% का और डिस्काउंट मिलेगा इसी का। ठीक है, देख रहे हैं, उसके कुल भुगतान पर, यानी कि जितना पे करना है, इतना पे करना है ना, तो इसका 5% और डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो इसका 10% 108 होगा तो 5% 54 होगा, यानी कि इसमें से 54 और माइनस हो जाएगा। अगर 54 अब माइनस करने जाएंगे तो 0 में से 4 माइनस करने से 6 बचेगा, यानी कि यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। ठीक है, और फिर यहां कितना बच जाएगा, 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी कि 26 लास्ट में आने वाला है, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, और साथ ही ये भी बता दूं आपको दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आपको डे बाय डे मतलब आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी लेटेस्ट पेपर, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन पोस्ट का पेपर खत्म हुआ है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 9 का था आपको पता होगा। ठीक है, फेज 9 का जो पेपर था वो खत्म हुआ है, तो इसकी जैसे ही आंसर की आएगी दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट की इसकी आंसर की जैसे आएगी वैसे ही मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप जिस तरह से कहोगे, अगर आप चाहो तो मैं टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज भी सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप शिफ्ट वाइज बोलो तो शिफ्ट वाइज भी मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यही है कि टॉपिक वाइज बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि उसमें पीडीएफ बनाना पड़ता है, हर एक
किस टाइप का क्वेश्चन है भाई, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ढूंढ करके और पहले पीडीएफ बनाना पड़ता है उसका, ठीक है, फिर स्लाइड्स बनाना पड़ता है, उसके बाद आते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन पहले तैयार करो, उसके बाद वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, ठीक है। तो काम थोड़ा उसमें बढ़ जाता है बेसिकली, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम आपके लिए ये भी करेंगे, ठीक है। टाइम लगता है मेरे पास क्योंकि मैं अकेले वर्क करता हूँ अपने चैनल पे, इसीलिए थोड़ा टाइम कभी कभी वीडियो नहीं भी आ पाती है रेगुलरली, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आप चैनल पे बने रहें, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा वो बिल्कुल ओरिजिनल, ऐसा नहीं हो कि मैंने बोल दिया कि इस पेपर में आया है और उस पेपर का वो ऑफिशियल क्वेश्चन हो ही नहीं, ठीक है, ऐसा कभी नहीं। जब मैं पूरा श्योर होता हूँ ऑफिशियल पेपर आता है बाहर, तभी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप जरूर से रेडी रहिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, ये इंस्टाग्राम का आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का ये आईडी है, यूट्यूब पर भी सेम नाम है एनके मैथ्स नंदू कुमार, आप जरूर से हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप जिस भी सोशल मीडिया पर हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन से आते हैं। अच्छा देखो, आप कमेंट भी जरूर करके जाना, देखते हैं कुछ कितने लोग वीडियो को, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो में कुछ क्वेश्चन भी छोड़ता हूँ आपके लिए कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट में, तो भी कुछ ही लोग कर पाते हैं, ठीक है। देखो जब आप कमेंट करते हो रेगुलरली तो हमें भी पता चलता है कि चलो भाई इतने लोग तो हैं कम से कम जो रेगुलर वीडियो देखते हैं और ये वीडियो चाहते हैं कि डेली वीडियो आ पाए। तो कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो कमेंट करते हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि जितने लोग देख रहे हैं जरूर आप कमेंट करके जाएं और लाइक करके जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स पी क्यू एंड आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4:8, दे आर कंप्लीटली फिल्ड विथ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:4, और ये एटसेट्रा आपको दे रखा है, आगे देख लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि इफ द मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 कंटेनर्स आर मिक्स्ड टुगेदर देन व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। सबको एक साथ मिला दिया गया, यानी किसी एक कंटेनर में तीनों को डाल दिया गया, तो ये कह रहा है कि क्या रेशियो बनेगा उसमें, ठीक है। 3 अलग अलग कंटेनर है पी क्यू आर, तीनों का जो क्षमता है उसका अनुपात आपको दे रखा है, और तीनों पूरी तरह से मिल्क और वाटर के मिक्सचर से भरा हुआ है, और मिल्क और वाटर का ये रेशियो भी आपको अलग अलग दे रखा है। तीनों कंटेनर को एक अलग कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो कह रहा है कि जो फाइनल मिलाया गया मिक्सचर बना उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बता दो क्या होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने कई बार करा रखा है, पेड कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया है, और फ्री में भी मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो बना रखा है इतना सारा रेशियो या मिक्सचर एलिगेशन का, आप वीडियो देखिए, उसमें जाकर के मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर रखा है, ठीक है। इवन एमटीएस के पेपर में भी ये आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है इसमें। देखो सबका रेशियो आप अलग अलग लिख लो, ये पहले केस में ये 1:4 है, दूसरे केस में ये कितना है 2:3 है, थर्ड केस में ये 3:5 है। अब आपको इनका टोटल जो कैपेसिटी है वो पहले सेम करना होगा, तो इसकी कैपेसिटी टोटल 4 और 1 5 है, ये कितना है 3 और 2 5, और ये 5 और 3 8 है। अब इनको सेम करना है तो हम क्या करेंगे, देखो सेम करने के लिए पहला काम हम ये करते हैं कि इसको 8 से, इसको 8 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सारे 40-40 बन जाएंगे, यानी कि इनकी कैपेसिटी अब सेम हो गई। लेकिन हमें कैपेसिटी सेम नहीं करनी है, हमें कैपेसिटी इस रेशियो में लाना है 5, 4 और 8 के, तो इसको 5 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जो कैपेसिटी का रेशियो चाहिए वो 5, 4 और 8 का चाहिए, तो हमने 5, 4 और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको आप काट भी सकते हैं, यही एक्स्ट्रा वर्क किया है हमने, इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको काट दीजिए आप, ठीक है। इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं हम पहले। आप बोलेंगे कि देखो 8 तीनों जगह से कैंसिल हो रहा है, तो 8 को हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 एकम 5 और 5 चौके 20 बनेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और रेशियो 4 3 जा 12, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15 और 5 5 25, तो ये कितना बन जाएगा आप देख पा रहे हैं, ये 57 बनेगा, तो 57 वाला अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर लंबा एक केंचुआ है जो कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से किसी मार्ग पर रेंग रहा है, ठीक है। कोई कीट 6 सेकंड में केंचुए से आगे निकलता है, कीट कितनी तेजी से चल रहा है, यानी कि कीट का स्पीड आपको बताना है, और ये मान लेना है कि दोनों पैरेलल वॉक कर रहे हैं, यानी कि दोनों समांतर मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो अगर वो समांतर मार्ग पे चल रहे हैं और सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपने रिलेटिव स्पीड कभी ना कभी पढ़ा होगा। रिलेटिव स्पीड में हम क्या कर लेते हैं, दोनों इसके स्पीड का डिफरेंस लेते हैं जब वे सेम डायरेक्शन में रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मान लो यहाँ पर केंचुए का चाल तो दिया गया है कि केंचुए का चाल 4 है, तो केंचुए का चाल हमने 4 रख लिया, और माइनस जो कीट है उसका स्पीड अगर मैं x मान लूं, तो इनका गैप किसके बराबर आएगा, ये स्पीड है तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर आएगा, तो दूरी अपने पास 18 होगा केंचुए की लंबाई के बराबर। बेसिकली ट्रेन के टाइप का क्वेश्चन हो गया। जब ट्रेन चलती है तो आपको पता होगा कि ट्रेन को कोई आदमी पार करे या कोई आदमी को ट्रेन पार करे, ऐसे केस में
जो दूरी होता है डिस्टेंस वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होता है, तो डिस्टेंस हमने 18 ले लिया केंचुए की लंबाई के बराबर, और अपॉन में टाइम देखो 6 सेकंड में पार कर गया है तो नीचे हम 6 रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, ये 4 है। बेसिकली x पहले आएगा, हमने गलत ले लिया यहाँ पर क्योंकि कीट का स्पीड ज्यादा है ना, जो कीड़ा है इंसेक्ट है उसकी स्पीड ज्यादा है तभी तो वो आगे निकल रहा है ना, तो उसको हमें पहले लेना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास x-4 बनेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि दो ट्रेन है A और B, वो एक ही स्पीड एक समान चाल से चल रही हैं, ठीक है, और दोनों P और Q पॉइंट से चलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि P और Q पॉइंट से एक दूसरे की ओर चलना शुरू, क्या था यहाँ पर, अब ये कह रहा है कि ये एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक है, यानी कि दो रेलगाड़ियां ए और बी हैं, बिंदु पी और क्यू से एक साथ एक ही टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं, और एक दूसरे को पार करने के बाद ए बिंदु क्यू तक पहुंचने में 16 घंटे का समय लेता है, और ऐसे ही बी बिंदु पी तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। ठीक है, यदि ए की चाल आपको 54 दे रखी है तो बी की चाल बतानी है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे कई बार सवाल आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि पहले की स्पीड यानी कि S1/S2 ये इनके टाइम के यानी कि T2/T1 के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ठीक है, अब S1 यानी कि पहला स्पीड आपको 54 दे रखा है, दूसरा स्पीड हमें मालूम नहीं है, और टाइम देखो दूसरा टाइम ऊपर लिखना है आपको, दूसरे का टाइम कितना है, दूसरे का टाइम 4 है, तो ऊपर 4 रख लो और नीचे रख लेंगे 16 को। ठीक है, तो ये देखो 4 चौके 16 कटेगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 2 बनेगा और 54 दूना 108, तो ये अपना सही आंसर। अगला सवाल है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात जो है वो 5 और 11 का है, दोनों एक साथ काम करते हुए उसे 27.5 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए और बी 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और सी बचे हुए काम को 18 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले इस काम का 75% हिस्सा कितने दिन में करेगा। ये ए हो गया अपना, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, पहले एक बार ए बी को मैं लिख देता हूँ, फिर सी को लिख देता हूँ। एफिशिएंसी का क्या रेशियो है दोस्त, यहाँ पर देखो ए और बी के लिए 5 और 11 का है, यानी कि ए एक टाइम में 5 यूनिट का अगर काम करेगा तो बी 11 यूनिट का काम करेगा, और दोनों अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो 11 और 5 16 यूनिट का काम करेंगे ये एक घंटे में या एक दिन में, लेकिन दोनों मिलकर काम कितने दिन में निपटा रहे हैं, 27.5 दिन में, यानी कि ये 55/2 डेज में निपटा रहे हैं। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो टोटल वर्क आ जाएगा वो अपना 55/2 इंटू 16, यानी कि 55 इंटू 8 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और 8 पचे 40, यानी कि दिस इज 440 यूनिट। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि ए और बी ने भाई 20 दिन तक काम कर दिया, ए और बी एक बार में 16 काम कर सकते हैं एक दिन में साथ में, तो 20 दिन में 16 दूना 32 यानी कि 320 यूनिट का काम तो इन्होंने कर दिया। अब बचा अपने पास 120 यूनिट का काम बच गया, जो कि सी कितने दिन में निपटाता है, उसको 18 दिन में। अब ये बात समझिए कि सी अगर 18 दिन में 120 यूनिट का काम कर रहा है, तो सी के लिए पर डे का वर्क कितना हो गया, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया 120/18, जिसको आप 6 से काटोगे तो ये 20/3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो सी से काम क्या कराना है, टोटल वर्क का 75%, तो आप बोलोगे कि अब जो टाइम लगेगा, टोटल वर्क था कितना 440, इसका 75% कितना हो जाएगा 440 और 75% यानी कि 3/4, और ये वर्क सी से कराना है तो सी वाले से इसको भाग कर देते हैं, तो 3 ऊपर और 20 नीचे आएगा, यही होगा। यानी कि आप देखोगे कि ये इस 20 से तो ये कट ही जा रहा है। ठीक है, 20 दूना 40 और 20 दूना 40 22 बार में, ये 2 दूना 4 और ये 11 दूना 22, तो ये 11 9 99 आ गया, 99/2, यानी कि ये हो जाएगा 49:1/2। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ 0.126, 0.36 एंड 0.96। अब देखो जब भी एलसीएम निकालना होता है तो आप क्या करते हो, देखो अगर इसको फ्रैक्शन में हम लिखना चाहें तो ये कितना बनेगा अपने पास, ये बनेगा 126/1000। ठीक है, और ये कितना बनेगा दूसरा वाला, तो आप बोलेंगे दिस इज 36/100, और नेक्स्ट इज 96/100। अब इनका अगर एलसीएम बताना है तो आपको पता है कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर्स का, और डिनोमिनेटर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा। अब अगर मैं बोलूं कि इन सब का एचसीएफ क्या है दोस्त, तो आप बोलोगे कि ऊपर तो एलसीएम आएगा ही आएगा और एचसीएफ नीचे 100 आएगा, इनका एचसीएफ 100 होगा। इसका मतलब कि अगर एलसीएम को 100 से डिवाइड करें दोस्तों तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट किसमें है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है।
अच्छा ये बताओ कि ये सब एक से छोटी वैल्यू है, अगर एक से छोटी वैल्यू का एलसीएम निकाला जाए तो क्या ये 200 के ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं, छोटा ही आंसर आएगा, ये होगा अपना। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप इससे सॉल्व भी कर सकते हैं कि चलो इनका हमने एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, और फिर उसको 100 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन 1:3:4। अब ये कह रहा है कि एंड 2 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर इज 80, यानी कि संख्याओं के योगफल का 2 गुना 80 है, तो इनके वर्गों का अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर्स ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अच्छा देखो, अगर वापस भी रेशियो ही पूछ रहा है तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से रेशियो ही पूछ रहा है किसका, वर्ग का, तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, यानी कि दिस वन इज द आंसर। क्योंकि चाहे मल्टीप्लायर जो भी आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालें, जो भी मल्टीप्लायर है लास्ट में सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, और फिर चूंकि रेशियो ही निकालना है एट लास्ट, तो जब रेशियो ही निकालेंगे तो सारे उससे कट जाएंगे, और सारे कैंसिल आउट होने के बाद फिर से आपका आंसर वही आ जाएगा जो डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि 1:9:16। बोला गया है दोस्तों कि 1/3 ऑफ a journey is covered at a rate of 40 km per hour, 1/4 at the rate of 35 km per hour, and the rest at the rate of 45 km per hour. The average speed of the whole journey. अच्छा देखो, हिंदी में मैं बता देता हूं कि एक किसी यात्रा का, पूरी यात्रा का 1/3 हिस्सा 40 की रफ्तार से चला गया, और 1/4 हिस्सा 35 के स्पीड से चला गया, और बाकी का जो हिस्सा बच गया वो 45 की चाल से कवर की गई। तो पूरे यात्रा में बताना है कि औसत चाल क्या हुआ। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आपने पढ़ी होगी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हम टोटल डिस्टेंस पहले किसको माने ये देखिए। अब ऑप्शन देख के ये बात समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक तो कि आप पूरी सॉल्व कर लो इसको पूरी तरीके से, या फिर हम ये कर सकते हैं कि देखो पहले अगर हमें डिस्टेंस एज्यूम करना हो तो आप बोलेंगे कि एक बार ये 1/3 की बात कर रहा है, एक बार 1/4 की, तो हम जो डिस्टेंस मानेंगे अपनी तरफ से वो 3 और 4 का मल्टीपल मान लेते हैं, यानी कि 12 मानेंगे। और अगर डिस्टेंस 12 है दोस्तों, तो अब अगर एवरेज स्पीड में आप इसको इस वैल्यू को रखोगे तो टोटल डिस्टेंस के जगह पर आप 12 रखोगे, और नीचे जो टोटल टाइम आएगा वो रखोगे। अब देखो सब में नीचे वाली वैल्यू सेम है, ये बात आप समझ रहे हो, यानी कि जो टोटल टाइम आने वाला है वो सेम आएगा हर एक केस में, ऑप्शन में ही एक्चुअली सेम दे रखा है, वो तो आएगा ही आएगा जो आना होगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू 12 आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो भी हो, ऊपर वाले का मतलब हमारा अंश से है, अंश यानी कि न्यूमिनेटर, वो 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल होने का मतलब 3 और 4 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में आप देख लो ये 4 से कट जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं कि क्या 3 से भी कटेगा कि नहीं, तो ये 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये 12 का मल्टीपल है, बाकी ये तो 4 से ही नहीं जा रहे हैं ऊपर वाले, तो ये नहीं कटेंगे। तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा, या फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का आप निकाल पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोहम और उसके 5 दोस्तों का जो औसत वजन है वो 48.5 kg है। यदि सोहम का वजन उसके 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 kg अधिक है, तो सोहम का वजन बताइए कि कितना है। देखो ऐसे में मैं कहूंगा कि अगर आप चाहो तो एलिगेशन यूज कर सकते हो, या वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लो जिसे आप ग्रुप एवरेज भी बोलते हैं, या डायरेक्ट आप सम भी इक्वल करके बना सकते हो। जैसे अगर सम इक्वल करना हो तो आप बोलेंगे कि देखो अगर मैं सोहम को x ले लूं तो बाकी के जो 5 दोस्त बचेंगे उनका औसत वजन कितना होगा, बाकी के 5 दोस्तों का औसत वजन कितना होगा, तो ये आप बोलोगे कि x-3 होगा, क्योंकि सोहम 3 ज्यादा है, ठीक है, सोहम 3 ज्यादा है उनके औसत से, तो उनका औसत जो होगा वो सोहम से 3 कम होगा, यही तो होगा। अब यहां से आप एलिगेशन अप्लाई कर लो, या फिर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला यूज कर लो, या सम यूज कर लो, ठीक है। अगर सम यूज करते हो कि सबका योगफल बता दें, तो अगर आप योग लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे कि देखो सोहम का तो है भाई x, और इसके 5 जो दोस्त बच गए उनका औसत अगर है x-3, तो उनका योग कितना होगा, इतना इंटू 5, औसत गुना में संख्या, 5 लोग हैं, 5 दोस्तों का औसत वजन अगर इतना है तो टोटल वजन 5 से गुना कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 5x, और -5×3=15। और ये बराबर किसके होगा, देखो सबका मिलाकर औसत कितना है 48.5, और ये 6 दोस्त हैं, सोहम को मिला लें तो इतना इंटू 6, यही तो होगा टोटल वैल्यू। तो 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6×5 = 30, और 6×8 = 48, और 3 = 51, ठीक है, हासिल 5, और 6×4 = 24, और 5 = 29, ये आ गया। तो यहां से आप बोलोगे कि 6x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर ले जाकर के आप ऐड कर लोगे, तो ये बनेगा आपका 5 और 1 6, और 9 और 1 10, और 2 और 1 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6×5 = 30, और 6 एक बार में 51, यानी कि ये अपना आंसर है, ठीक है। अगला सवाल है, ऑन सेलिंग अ बैट ऑफ रेट फॉर रेट 954 अ मैन गेन्स 6%
व्हाट वुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू गेन 8%। देखो ये कह रहा है कि पहले 6% का प्रॉफिट होता है जब इतने में बेचता है, तो 8% के प्रॉफिट पर बेचने के लिए एसपी कितना रखना चाहिए। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस जो शिफ्ट्स हैं उनमें डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों कि किसी त्रिभुज के आधार में 30% की वृद्धि की जाती है, इसकी ऊंचाई में कितना परसेंट की वृद्धि किया जाए कि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, देखिए इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखो आपसे मैं पूछूं कि एरिया किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे L इंटू बी, और साथ में हाफ भी आता है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आधार ऊंचाई वाला बात है तो B इंटू एच हम लिख देते हैं, ये होता है। ये तो अपना कांस्टेंट है, यानी कि B और H यानी कि बेस और हाइट के प्रोडक्ट पर अब डिपेंड है एरिया। ठीक है, तो अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि चलो सीधे सीधे हम लिख लेते हैं कि एरिया में 50% का इंक्रीज करना है, यानी कि ये 150 हो गया। ठीक है, हाइट में हमें बताना ही है कि क्या चेंज हो रहा है, और जो बेस है उसमें 30% इंक्रीज हुआ है, यानी कि ये 130 हो गया। तो हाइट के लिए जो रेशियो बनेगा दिस इज 130 अपॉन 150, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये 13/15 बन गया। अब ये हाइट कह रहा है कि हाइट में कितना परसेंट वृद्धि किया जा रहा है, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है हाइट। देखो हाइट 13 से अगर 15 हो गया तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे 2 इंक्रीज हो रहा है, कितने से, 13 से, और इंटू का 100। ये अपना आंसर आएगा, यानी कि ये 200/13 आ जाएगा। 13 से भाग करोगे 13 एक बार में कटेगा, यानी कि 7 और 0 13 5 65, 15 से आंसर शुरू होगा, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि यही 15 से स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्टेन सम अमाउंट्स टू रेट दिस व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। देखो 5% का रेट अगर 2 साल तक के लिए आप लेते हैं, और सीआई में आपसे पूछूं कि सीआई आप परसेंटेज में बता दो कितना होगा, तो आप बोलोगे कि ये 5 दूना 10.5 का स्क्वायर 25% होगा। मैंने कई बार सिखा रखा है, आप जा करके पिछले शिफ्ट को जरूर देखिए, या फिर आप यहाँ पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो निकालते हैं वो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि होता है a प्लस बी और AB/100, और उससे आप ये निकाल पाएंगे। ये अगर CI है तो अमाउंट कितना होगा, इसमें 100 ऐड कर लेंगे, क्योंकि 100 प्रिंसिपल हम मान के चल रहे हैं। तो अगर 100 प्रिंसिपल होता तो अमाउंट कितना बनता, हम इसमें 100 ऐड करेंगे, तो दिस इज 110.25%। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि इसकी वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू बतानी है। डीएस यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, या अगर डीएस यूज नहीं करने का मन है आपका, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, फिर कैंसिल आउट करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। देखो अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो आप बोले कि ये 110.25 है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1543 और 0.50, और हमसे 100 की वैल्यू पूछ रही है। अब अगर डीएस लगाना है तो आप पहले चेक कर लो कि लेफ्ट साइड का डीएस क्या बन रहा है। तो आप बोलोगे कि 5 और 2 7 और 2 9, 9 बन रहा है, तो इस 9 को पहले कैंसिल आउट करना होगा, तभी डीएस लग पाएगा। तो हम 9 से इसको काट देते हैं। 9 से काटोगे तो ये 9 से कटेगा, 12 9 108, 2 2, फिर 9 दूना 18 और 9 5 45, ये इतनी बार में कट रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी साफ कर लो। इधर 9 से काट लो तो आप बोलोगे 9 एक बार में, 6 4 9 7 63, फिर 1 3 और 9 एक बार में, तो 9 5 45 इतना आ गया। अब डीएस अप्लाई कर लेते हैं। अब देखो इसका डीएस कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्त कि इसका डीएस है 5 और 4 9 हो तो लेंगे नहीं, तो ये 1 ही बच गया बेसिकली, और यहाँ भी डीएस 1 है, तो इसका डीएस डायरेक्ट देख लो आप कितना बन रहा है। तो आप बोलोगे 7 और 2 9 ले नहीं सकते हैं, तो 5 बन गया। डीएस 5 किसमें है, इसमें तो नहीं है, ये डीएस 5 रह गया। 1 और 4 कितना होगा, 5, तो डीएस 5 यहाँ पर आ रहा है, ये अपना आंसर है। डीएस का मतलब डिजिटल सम हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अपने पास दोस्तों कि पी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 18, और क्यू सेम वर्क को 36 डेज में कर सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में लगेगा। ये आपके लिए हो गया होमवर्क, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर, विच इज पार्सली फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, यानी कि पहले से एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जो कि जिसमें कुछ वाटर है ऑलरेडी, उसमें एक क्यूब जिसका साइड जो है 15 सेंटीमीटर, उसको उसमें ड्रॉप किया गया और वो पूरी तरह से उसमें सब मर्ज हो गया है, यानी कि पूरी तरह से डूब गया है। तो आपको बताना है राइज ऑफ वाटर लेवल, यानी कि पानी के स्तर में कितना भाई वृद्धि हुआ, ये बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज को हम ऐसे डालते हैं किसी कंटेनर में या ग्लास में या चाहे जहां भी डाला जाए, तो पानी उतना ही ऊपर उठेगा भाई, या पूरी पानी जो ऊपर उठेगी उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि डालने वाली वस्तु का वॉल्यूम है। यानी कि मान लो
मैं ये कहूं कि अगर ये मान लो कोई तालाब है या बर्तन है, इसमें पानी रखा गया है यहाँ तक, ठीक है, 2D फिगर ही मैं बना रहा हूं, आप समझिएगा, यहाँ तक वाटर है, इसमें आपने एक स्फीयर को डाल दिया, मान लो हमने इसमें ये स्फीयर एक डाल दिया, और स्फीयर डालने से इसका जो लेवल है वो बढ़ के यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये ग्रीन वाला मान लो बढ़ रहा है, ग्रीन वाला बढ़ा हुआ लेवल है। तो अब आप बोलोगे कि देखो दोस्त, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जितना इसमें इंक्रीज हो रहा है वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि जितना पानी ऊपर उठेगा उस पानी का आयतन, उस वाटर का वॉल्यूम जो डाला गया है सॉलिड उसके वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम सेम कर लेते हैं। देखो डालने वाला चीज क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, दैट इज 15 इंटू 15 इंटू 15, साइड का क्यूब लिख दिया। और इनका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों इनका एल बी एच होता है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो ये क्यूबॉइड बन गया, घनाभ, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। तो एल हो गया अपने पास 25, बी हो गया 20, और एच हमें अपना लेना पड़ेगा क्योंकि कितना हाइट उठ रहा है ये तो बताना ही है, ठीक है। ये 18 तो हम ले नहीं सकते, ये तो पूरी हाइट हो गई ना यहाँ से यहाँ तक, ये 18 हो गया, ठीक है। तो इसको बस कैंसिल आउट कर लो। तो अब आप बोले कि देखो ये कटेगा दोस्त अपने पास, ये 3 पचे 15 और ये 3 पचे 15 और ये 25 कट गया, और ये 3 पचे 15, ये 4 पचे 20 कट गया। तो हाइट की वैल्यू आ गई 27/4, इसका मतलब 4 छक 24, 6 पॉइंट समथिंग। तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्टेन sum of money when invested at a certain date of simple interest amounts to this in 2 years and this in 5 years, what is the principal amount। देखो प्रिंसिपल बताना है, आपको पता है कि दो टाइम अगर दिया हो तो हम यहाँ डायरेक्ट देख लेंगे कि 2 से 5 वर्ष हो रहा है तो टाइम में कितने का गैप है, तो आप बोलेंगे 3 साल का। और यहाँ पर अमाउंट में कितने का गैप है, आप माइनस कर लो, 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, और यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो ये 9 ही रहेगा, और ये 5 में से 1 गया 4। 3 साल में जो इंटरेस्ट मिलता है ये सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली आ गया। 3 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है भाई, 498। तो हर एक साल का कितना हुआ, आप 3 से इसको काट दो, 3 से काटोगे तो ये 16 तियां 48 और 6 तियां 18, और 2 साल का अगर मैं पूछूं कि 2 साल में कितना होगा, 6 दूना 12 और 16 दूना 32 और 1 33, यानी कि 2 साल में देखो 2 इयर्स के लिए जो इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट वो 332 बनेगा। और 2 साल में अमाउंट कितना बन गया है, देखो 1102 बन गया है। अगर 1102 अमाउंट है और उसमें से 332 केवल अपना इंटरेस्ट है दोस्तों, तो जो प्रिंसिपल हुआ वो बची हुई राशि हो गई, इसमें से माइनस कर दो, 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 10 में से 3 जाएगा 7, और ये भी 7, 770, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। लाइक अगर आप डाउनलोड करके देख रहे हो तो भी जा करके लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।